इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला हमने देख लिया श्रेणी क्रम में। तो जो श्रेणी क्रम में अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो डायरेक्ट प्रतिरोधों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, अब आपके पास 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध इस तरह से हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में हो। समांतर क्रम आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपके घरों की वायरिंग होती है, पंखा, टीवी, फ्रिज, जो ये वायरिंग होती है। हमने मान लिया 3 प्रतिरोध है आपके पास, R1, R2 और R3 बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस तरह से जुड़े हैं कि इनका पॉजिटिव टर्मिनल अगर सभी का किसी एक बिंदु से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ हो, तो इस व्यवस्था को हम बोलते हैं समांतर क्रम। उसमें आप देखेंगे कि इनका एक का ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक का नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरा का नेगेटिव एंड तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, इसी तरह से जुड़ा जाए तो ये व्यवस्था कहलाती है आपकी श्रेणी क्रम। तो हम देख रहे हैं समांतर क्रम, हमने इस तरह से जोड़ा हुआ है। इसमें एक बैटरी लगा दी हमने, एक की लगा दी और करंट को मापने के लिए अमीटर लगा दिया। ठीक है, तो ये व्यवस्था है। अब जब आप इसमें करंट को भेजेंगे, किसको भेजेंगे, करंट को, यहां से करंट चलेगा I, तो इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग। तो इसमें मान लिया I1, इसमें गया I2 और इसमें गया I3। तो अब इनके ऊपर उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, V होगा सभी में। तो यहां पर कौन डिवाइड होगी, करंट। वहां पर कौन डिवाइड हुआ था, पोटेंशियल या विभवांतर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब जो ये करंट है ये डिवाइड हो गई आपकी 3 जगह। जो I है वो किस किस में डिवाइड हो गई, I1 प्लस I2 और प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास V का फॉर्मूला होता है IR, तो I का फॉर्मूला होगा V अपॉन R। I1 होगा V1 अपॉन R1, I2 होगा V2 अपॉन R2 और I3 होगा V3 अपॉन R3। अब सभी पर विभव तो समान है, तो V1 V2 सभी पर कितना होगा, V ही होगा। तो समीकरण 1 में ये मान रखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान कितना है, V बटे R। I1 का मान कितना है, V बटे R1 प्लस I2 का मान V बटे R2, I3 का मान V बटे R3। V कॉमन लेके कट जाएगा, V अपॉन R, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, तो कितनी बार 1, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले आ गए 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब आपको क्या याद रखना है, मैं एक बार कंक्लूजन आपको बता देता हूं। इस पूरे का कंक्लूजन क्या है, क्या आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहले आप याद रखेंगे प्रतिरोधों को 2 तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और एक दूसरा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम का मतलब है सभी में धारा समान रहेगी। धारा क्या रहेगी, समान, और विभव अलग अलग रहेगा। जो विभवांतर है वो क्या रहेगा, सभी पर अलग। ये क्वेश्चन भी वो पूछता है, देखो यहां पर समांतर अंतर यानी कि विभवांतर समान रहेगा, क्या रहेगा, विभवांतर क्या रहेगा, समान, और डिवाइड क्या हो जाएगी आपकी धारा, तो धारा क्या रहेगी, अलग। धारा क्या रहेगी, अलग अलग, अलग अलग। उसी तरह से आप देखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आएगा R बराबर, अगर 2 जुड़े हुए हैं तो R1 प्लस R2, 3 जुड़े हैं R1 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 जुड़े हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो सभी को जोड़ देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला है, श्रेणी क्रम का। और अगर समांतर क्रम है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये कंक्लूजन है। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है कि किस तरह से आप इन दोनों को सिद्ध करोगे, मैंने आपको सिद्ध करके बता दिया। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ज़्यादातर चांस होते हैं इसमें कि इसका न्यूमेरिकल मिले। अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा,
आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। मतलब श्रेणी क्रम की तुलना में जो समांतर क्रम है, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, तो समांतर क्रम अच्छा माना जाता है। क्यों? देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाते हैं तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। बहुत अच्छा बात है ये। आपने देखा होगा शादी वगैरह में, घर के बाहर जो गली वगैरह में बल्ब वगैरह लगे होते हैं, किसी का कुछ फंक्शन होता है, अगर कोई बल्ब लगा रहा है लगातार गली में, तो वो क्रम होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। अगर बीच में से एक बल्ब खराब हो जाए, यानी कि सर्किट अब आपका कंप्लीट नहीं रहा, परिपथ आपका टूट गया, बीच में से ब्रेक हो गया, और जब परिपथ ब्रेक हो गया तो क्या होगा? परिपथ ब्रेक होने पर धारा आगे नहीं जा पाएगी, और धारा आगे नहीं जा पाएगी तो बल्ब नहीं जल पाएंगे। तो ये आपका एक परिपथ था, मान लीजिए बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब खराब हो जाता है तो क्या ये परिपथ पूरा होगा? नहीं। तो बल्ब जलेंगे? नहीं जलेंगे। ठीक है, तो ये नुकसान होता है श्रेणी क्रम में। जबकि अगर ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे घर में, अगर घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या पंखा नहीं काम करता? आंसर है करता है। तो पंखा भी चलता है, टीवी भी चलता है, एसी भी चलता है, फ्रिज भी चलता है। लेकिन अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते, एक के खराब होने पर सारी चीजें खराब हो जाती। दूसरा, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। अब मानिए कि आपने घर में CFL लगाई हुई है, आपने घर में टीवी लगाया हुआ है, आपने घर में फ्रिज लगाया हुआ है, तो सभी को काम करने के लिए अलग अलग धारा की आवश्यकता है। अगर आप सभी में एक जैसी धारा देंगे जो कि श्रेणी क्रम में दी जाती है, तो क्या हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जो समान धारा पर कार्य करता हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? समांतर क्रम में सभी को अलग अलग धारा मिलती है उसकी जरूरत के मुताबिक। और तीसरा, पार्श्व संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। तो आपने पढ़ा था अभी, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो ये ज्यादा होता है, और समांतर क्रम में धारा का विरोध कम किया जाता है, यानी कि प्रतिरोध कम होता है, इसलिए धारा ज्यादा प्रवाहित होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक टॉपिक इसका बचता है केवल। इसके पहले क्वेश्चन देख देते हैं जो आपने पढ़े हैं अभी। देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ये डायग्राम देखिए आप, इसको हटा देता हूं मैं। ये डायग्राम देखिए, पहले वाला डायग्राम आप देखकर बताइए कि कौन सा संयोजन है ये, बताइए। ये 3 प्रतिरोध है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये जुड़े हुए हैं। इसके साथ एक चौथा प्रतिरोध है, फिर 1 ओम 1 ओम और 1 ओम। इसको मान लो R1 R2 R3 R4 R5 R6 और ये क्या है? R7। तो अब आपको बताना है कि ये कौन सा संयोजन है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 1 1 1 R1 R2 R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1 अपॉन इसका R डैश मान लो, कितना आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 3। 1 1 1 कितना? 3। तो R डैश की वैल्यू आ गई कितनी? 1/3। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 1/3। इसकी जगह एक तार लग गया जिसका प्रतिरोध आ गया 1/3 ओम। इसके बाद इसमें जुड़ा है 1 ओम। आगे ये भी 1 1 1 ओम, ये भी कैसे हैं? ये भी आप देखोगे, ये भी आपका समांतर क्रम में है। ये कैसे हैं? ये भी समांतर में थे, और ये भी कैसे क्रम में है? समांतर। कैसे पहचान करेंगे? यहां से धारा भेजो, इसमें अलग धारा जाएगी, इसमें अलग, इसमें अलग। ऐसे यहां पर, यहां से धारा भेजो, इसमें अलग धारा, इसमें अलग और इसमें अलग। तो जब धारा अलग अलग जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये समांतर क्रम है। तो इसका भी कितना आएगा? इसका भी कितना आएगा? 1/3। तो अब आपका ये जो सर्किट बनेगा, देखो क्या बनेगा। सर्किट आपका बनेगा ये 1/3 ओम, बीच में क्या है? 1 ओम, और इनका भी क्या बनेगा? 1/3। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल दीजिए। 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, 1/3 1/3 2/3 प्लस 1। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 और 2 5, 5/3 ओम। तो कितना आ गई R की वैल्यू?
5/3 ओम इसका आंसर होगा, 5/3 ओम। ठीक है, इसका आंसर है आपके पास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में ही आप देखिए 3 ओम है, ये देख लीजिए, ये क्या है 3 ओम और ये 3 ओम। देखो यहां से करंट चली, करंट कुछ इसमें बट गई, कुछ इसमें बट गई, ये और ये समांतर क्रम में है। अब जो करंट इसमें जा रही है वो ही इसमें जा रही है, तो दोनों कैसे हो गई है, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R1 + R2, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना आ गया 6। तो इनका एक तार बन गया, इसका प्रतिरोध आ गया 6। अब एक तार नीचे है, 3 और 3 ये भी श्रेणी क्रम में है, इसका भी क्या बन गया 6, इसका भी क्या बन गया 6 ओम। अब एक धारा इसमें गई, एक धारा इसमें गई, तो 6 और 6 समांतर में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R 1/R1 + 1/R2। 1/6 1/6 2/6, 2/6 का मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, R = 3/1 या 3 ओम। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम। कितना आया 3 ओम। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर। अगर ये समांतर में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R' 1/2 + 1/2, हाफ, आधा और आधा कितना हो गया 1, तो R' भी कितना आ गया 1। तो इनकी जगह पर एक तार लग गया जिसका प्रतिरोध आ गया 1 ओम। ये तार है, ठीक है, इनकी जगह पर 1 ओम। अब आइए नीचे, नीचे देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों भी समांतर क्रम में है, तो इनका भी कितना आ जाएगा 1। अभी निकाला हमने 2 ओम और 2 ओम का कितना आया समांतर क्रम में 1। उसके बाद तीसरा तार जुड़ा है जिसका प्रतिरोध है 2 ओम। अब देखिए ये तीनों धारा इसमें जाएगी, जो धारा इसमें वही इसमें वही इसमें, तो ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस में है, श्रेणी। तो तीनों को जोड़ेंगे, R बराबर क्या आएगा R1 + R2 + R3, तो कितना आ गया 4 ओम। तो इसका आपके पास आंसर आएगा 4 ओम। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रकाशीय तथा दूसरे उपकरणों को घरेलू परिपथ में किस प्रकार जोड़ना चाहिए, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। क्यों, ऐसा करने से सभी में अलग अलग धारा जाएगी और उनके एक साथ काम, वो अगर एक खराब होगा तो सभी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा इसका, समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल का तापन नियम अभी हम पढ़ेंगे। दिए गए परिपथ में बताओ कुल प्रभावी प्रतिरोध। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी। ये आप देखेंगे 4 और 4 श्रेणी क्रम में है, 4 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 2 6, 6 और 6 समांतर में है, तो 1/6 + 1/6 2/6 कितना आ गया 3 ओम। इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, किसी प्रतिरोध में, किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, इसको मान लो R1, इसको R2 और इसको R3। ये तीनों कौन से क्रम में जुड़े हैं नहीं बताया। उसने कहा अधिकतम प्रभावी प्रतिरोध, तो अधिकतम किस में होता है, अधिकतम होता है श्रेणी क्रम में। कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, 3 2 5 5 10 ओम। तो अधिकतम 10 ओम और न्यूनतम किस में आता है, समांतर में। समांतर में कैसे निकालेंगे, 1/R = 1/R1 1/R2 + 1/R3। तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 12 30, 2 से 15 बार, 3 धाम 30, 5 छंग 30, तो 15 10 25 और 6 31/30। ये किसकी वैल्यू आई, 1/R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/31 ओम। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रभावी प्रतिरोध निकाल सकते हो। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक क्या है, आप देखोगे कि लास्ट टॉपिक का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, या आप बोल सकते हो तापीय प्रभाव। क्या बोल सकते हो, ऊष्मीय प्रभाव, या आप कह सकते हो तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है कि जब आप किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, देखिए यहीं से पकड़िए कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो ऊष्मा पाकर, उसमें मतलब गर्म होने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। इस प्रभाव को बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। मतलब जब किसी भी चालक तार में आप विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होने लगेगी, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है
तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से उष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है।